आज हम उतरेंगे एक ऐसी लिटरेरी फिनोमिनन के पन्नों में जिसने पिछले कुछ ही सालों में भारतीय पब्लिशिंग इंडस्ट्री की पूरी तस्वीर बदल कर रखती है। बिल्कुल। आज के इस गहरे विश्लेषण का विषय है अमीश त्रिपाठी की मशहूर रामचंद्र सीरीज। हाँ, और आज की चर्चा बहुत ही मजेदार होने वाली है। सही कहा। अब देखिए, इस विश्लेषण के लिए हमने बेहद विविध अलग अलग स्रोत इकट्ठे किए हैं ताकि सुनने वालों के सामने एक पूरी और क्लियर तस्वीर आ सके। एकदम सही। इन स्रोतों में विकिपीडिया के आंकड़े शामिल हैं और एकेडमिक जर्नल्स जैसे कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड सोशल साइंसेज यानी IGELS। और एपिटोमे जर्नल भी। हाँ, एपिटोमे जर्नल के बेहद जटिल रिसर्च पेपर्स, द इंडियन बुक क्लब की डिटेल्ड रिव्यूज और यहाँ तक कि रेडिट के फोरम्स पर पाठकों की जो गर्मागर्म चर्चा है उसे भी शामिल किया गया है। साथ ही खुद लेखक के YouTube इंटरव्यूज का सहारा भी लिया गया है। यानी हमने किसी भी सोर्स को छोड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इतने विविध स्रोतों को एक जगह लाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है हमारा। हाँ। हमारा मिशन आज ये समझना है कि आखिर कैसे एक ऐसी प्राचीन कथा को जिसे लगभग हर कोई जानता है भारत में, उसे एक बिल्कुल आधुनिक दृष्टिकोण, विज्ञान और एक नए ढंग से पेश किया गया है। ये चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये समझना सच में दिलचस्प है कि क्यों इतने सारे पाठक इस सीरीज से इतना गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, जबकि दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग इसकी कड़ी आलोचना भी करता है। राइट। प्राचीन कथाओं का ये जो नया रूप है ना, ये दर्शाता है कि आज का समाज अपनी सांस्कृतिक विरासत को किस तरह से देखना और समझना चाहता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तो इस सीरीज में अब तक कुल 4 किताबें आ चुकी हैं। पहली है राम, सायन ऑफ इक्ष्वाकु, दूसरी सीता, वॉरियर ऑफ मिथिला, तीसरी रावण, एनिमी ऑफ आर्यवर्ता और चौथी किताब है वॉर ऑफ लंका। हाँ, 4 किताबें अब तक आई हैं। लेकिन जिस चीज ने शुरुआत में ही सबसे ज्यादा ध्यान खींचा ना, वो था इस सीरीज का कथा शैली। मेरा मतलब है इसका नैरेटिव स्ट्रक्चर। ओह, एब्सोल्युटली। ये कोई आम सीधी चलने वाली कहानी नहीं है जहाँ घटनाएं बस एक के बाद एक आगे बढ़ती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेखक ने यहाँ एक बहुत ही असाधारण टेक्निक का इस्तेमाल किया है। अपने एक YouTube इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने मशहूर जापानी डायरेक्टर अकीरा कुरोसावा की क्लासिक फिल्म राशोमोन, उससे प्रेरणा ली है। राशोमोन इफेक्ट, राइट? हाँ, जो लोग सिनेमा जानते हैं उन्हें पता होगा कि कुरोसावा की इस फिल्म में एक ही घटना को अलग अलग किरदारों के नजरिए से दिखाया गया था, जिससे हर बार सच ना थोड़ा अलग लगता है। बिल्कुल। ठीक उसी तरह इस सीरीज की पहले 3 किताबें एक ही समय काल यानी 3400 BC में घटित होती हैं। पहली किताब राम के नजरिए से आगे बढ़ती है, दूसरी सीता के और तीसरी रावण के नजरिए से। और ये तीनों किताबें इन किरदारों के बचपन से शुरू होती हैं। सही कहा। बचपन से लेकर उस एक मुख्य बिंदु तक की कहानी बताती हैं जहां सीता का अपहरण होता है, और फिर उसके बाद चौथी किताब वॉर ऑफ लंका में आकर ये तीनों कथा रेखाएं यानी टाइमलाइंस एक साथ जुड़ जाती हैं। पर क्या आपको नहीं लगता कि ये नैरेटिव स्ट्रक्चर कभी-कभी पाठकों को थोड़ा कंफ्यूज या थका देने वाला लग सकता है? क्योंकि एक ही टाइमलाइन और एक ही आखिरी नतीजे की तरफ 3 बार अलग-अलग किताबों में बढ़ना थोड़ा रेपिटेटिव भी महसूस हो सकता है सुनने वालों के लिए। हाँ, एक रिस्क तो था इसमें। हालांकि सुनने वालों के लिए ये कल्पना करना जरूर दिलचस्प होगा कि एक ही कहानी को 3 अलग किरदारों के दिमाग के अंदर बैठकर पढ़ना कैसा अनुभव होता होगा। बेहद अलग अनुभव है वो। और इस प्रयोग की सफलता और हाइप का अंदाजा तो आप इस बात से ही लगा लीजिए कि इस सीरीज की पहली किताब के आने से पहले ही लेखक को 5 करोड़ रुपए का एडवांस मिला था। 5 करोड़, वो भी उस टाइम पर? हाँ, विकिपीडिया के आंकड़ों पर गौर करें तो ये उस समय इंडियन पब्लिशिंग के इतिहास में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। कोई छोटी बात नहीं है। और इसकी मार्केटिंग, वो तो किसी मिडनाइट वीडियो गेम रिलीज या किसी ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड मूवी के प्रीमियर से बिल्कुल कम नहीं थी। Amazon ने 2015 के IPL मैचेस के दौरान इस किताब का प्रमोशन किया, जो कि इंडियन पब्लिशिंग में एक एकदम नया प्रयास था। बिल्कुल। साथ ही मिडनाइट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट लाया गया, जहां रात के ठीक 12 बजे पाठकों के घर किताब पहुंचाई गई, और कुछ लकी पाठकों को तो खुद लेखक ने अचानक पहुंचकर साइंड कॉपीज दी। ये मार्केटिंग, हाइप और कहानी कहने के नए तरीके का एक अजीब और बहुत ही अद्भुत मिश्रण था। इसने पाठकों की उत्सुकता को सच में आसमान पर पहुंचा दिया था। लोग जानना चाहते थे कि आखिर इतनी जानी पहचानी कहानी में ऐसा क्या नया पेश होने वाला है जिसके लिए इतना शोर मच रहा है।
पर किताब के पन्नों के अंदर आखिर ऐसा क्या नया था जिसने लोगों को बांध लिया? चलिए इसको खोलकर समझते हैं। जरूर। अगर हम दूसरी किताब सीता वॉरियर ऑफ मिथिला की बात करें तो यहाँ सीता का किरदार बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आम तौर पर सुनने, देखने या पुरानी किताबों में पढ़ने को मिलता है। बिल्कुल अलग है। AGLS जर्नल के एक रिसर्च पेपर में इस बदलाव पर भारी चर्चा की गई है। इस सीरीज में सीता कोई चुपचाप सहने वाली, कोमल और मजबूर शिकार नहीं है जिसे हमेशा बचाया जाने की जरूरत हो। नहीं, वो एक योद्धा है यहाँ। हाँ, किताब के शुरुआती पन्नों में ही उन्हें एक लंबी, अत्यधिक मजबूत और मस्कुलर योद्धा के रूप में पेश किया गया है। उनकी माँ रानी सुनैना उन्हें बचपन से ही लाठी चलाना, मार्शल आर्ट्स और युद्ध कला सिखाने पर जोर देती हैं, भले ही राजा जनक शुरू में इसके खिलाफ क्यों ना हो। एक बड़ा ही प्रभावशाली दृश्य है जहां सीता को लाठी घुमाते हुए और अपने दुश्मनों पर चिल्लाकर उन्हें डराते हुए दिखाया गया है। यहाँ तक कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं है बल्कि मिथिला की प्राइम मिनिस्टर बनती है। प्राइम मिनिस्टर, हाँ। उन्होंने अपने राज्य में बेहतरीन सड़कें बनवाई, स्लम्स का पुनर्निर्माण किया और एक कुशल प्रशासक की तरह राज्य को संभाला। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि बहुत से पाठकों और आलोचकों को शुरुआत में लगता है कि सीता का ये जो सशक्त लड़ाकू रूप है ना, ये आधुनिक पश्चिमी यानी वेस्टर्न फेमिनिज्म से प्रेरित है। हाँ, काफी लोगों ने ये कहा था। ऐसा लगता है कि लेखक ने आज के दौर के स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड वाली हॉलीवुड फिल्मों से शायद प्रेरणा ली होगी, लेकिन आइजेल्स का शोध पत्र एक पूरी तरह से अलग सच सामने लाता है। यह स्पष्ट करता है कि ये दृष्टिकोण किसी पश्चिमी सोच से नहीं आया है। तो कहां से आया है? ये खुद प्राचीन भारतीय परंपराओं से निकला है, खास तौर पर अधिभूता रामायणा से। अच्छा। हाँ, अधिभूता रामायणा एक ऐसी कथा है जिसमें एक बड़ा ही हैरानंगेज प्रसंग आता है। जब राम 10 सर वाले रावण को मारकर वापस आते हैं तो सीता मुस्कुराती हैं और बताती हैं कि 1000 सर वाला एक और रावण भी है जो इस 10 सर वाले रावण से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है। बाप रे, 1000 सर वाला रावण! और जब राम उस 1000 सिर वाले रावण से युद्ध करने जाते हैं और एक प्रहार खाकर बेहोश हो जाते हैं, तब सीता मां काली या परमेश्वरी का भयंकर रूप धारण करती हैं और अपने एक ही प्रहार से उस 1000 सिर वाले रावण के सारे सिर काट देती हैं। वाओ! तो लेखक अमीश त्रिपाठी ने इस देवी स्वरूप शक्तिशाली कथा को लिया और उसे एक मानवीय आधुनिक रूप दे दिया, जहां सीता कोई चमत्कार नहीं करती बल्कि एक श्रेष्ठ मानवीय योद्धा और कुशल प्रशासक के रूप में प्रस्तुत होती हैं। इस दृष्टिकोण से देखें तो समझ आता है कि लेखक प्राचीन साहित्य के उन पन्नों को पलट रहे हैं जिन पर आमतौर पर ज्यादा चर्चा नहीं होती, और इसके पीछे किरदारों का सिर्फ फिजिकल बदलाव नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा दर्शन या फिलॉसफी भी काम कर रही है, पुरुष और प्रकृति का संतुलन। एग्जैक्टली, पुरुष और प्रकृति। रिसर्च पेपर के अनुसार इस कहानी में राम और सीता के किरदारों को पुरुष और प्रकृति के प्रतीक के रूप में घड़ा गया है। बिल्कुल, भारतीय दर्शन में पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं। इस सीरीज की कहानी में राम कानून, नियम और आदर्श का प्रतीक हैं, जिसे मैस्कुलिन गवर्नेंस कहा गया है। उनके हिसाब से समाज को चलाने के लिए नियम सबसे ऊपर होने चाहिए और नियम पर चलने को ही वो सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीता प्रकृति, स्वतंत्रता और प्रैग्मैटिज्म का प्रतीक हैं, जिसे फेमिनिन गवर्नेंस बताया गया है। सही है। सीता की सोच ये है कि नियम हमेशा पत्थर की लकीर नहीं होने चाहिए। अगर किसी नियम से समाज का नुकसान हो रहा है तो स्थिति और आने वाले परिणाम के आधार पर नियम को बदला जाना चाहिए। दर्दनाक किस्सा है। राम को हमेशा से मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, लेकिन इस सीरीज में लेखक ने इस आदर्शवादी शब्द का मतलब द परफेक्ट फॉलोअर ऑफ रूल्स यानी नियमों का पूर्ण और अंधा पालन करने वाला बताया है। और वो इंसिडेंट तो बहुत ही हार्ट रेंचिंग है। बहुत ज्यादा। एक प्रसंग आता है जहां मंथरा की बेटी रोशनी, जिसे राम और उनके भाई अपनी सगी बहन जैसा मानते थे, उसका अपहरण और बेहद बेरहमी से हत्या हो जाती है। जब इन अपराधियों को पकड़ा जाता है तो उनमें से एक, जिसका नाम धेनुका होता है, वो नाबालिग निकलता है। कानून के हिसाब से बाकी सभी बालिग अपराधियों को मौत की सजा मिलती है, पर धेनुका को कानून के हिसाब से उम्र कम होने की वजह से सिर्फ जेल की सजा सुनाई जाती है। सिर्फ उम्र कम होने की वजह से? हाँ, पूरी आम जनता और राम के अपने परिवार के लोग चाहते थे कि उस नाबालिग को भी मौत दी जाए, क्योंकि उसका गुनाह तो उतना ही बड़ा था ना।
पर राम कानून तोड़ने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होते। वो अपने नियमों से बंधे थे। बिल्कुल। बाद में उनके भाई भरत चुपचाप जेल जाकर धेनुका को मार देते हैं। जब राम को ये पता चलता है तो उन्हें इस बात का उतना दुख नहीं होता कि एक अपराधी मारा गया, बल्कि उन्हें इस बात का गहरा झटका लगता है कि उनके राज्य में कानून टूट गया। ये बहुत बड़ा मोमेंट था। ये घटना दिखाती है कि राम नियमों को लेकर कितने कट्टर थे, भले ही उनका अपना निजी नुकसान या दुख कितना ही बड़ा क्यों न हो। ये किस्सा सच में राम के चरित्र की उस समस्या को बिल्कुल खोलकर सामने लाता है, जहां नियमों का पालन इतना जरूरी और रिजिमली फॉलो होने लगता है कि वो जनता की नजर में निर्दयी या इमोशनस लगने लगता है। हाँ, लोग उन्हें समझ नहीं पाते। कानून की अंधी पूजा किस तरह नैतिकता के आड़े आ सकती है, ये इस किस्से का मूल भाव है। और ठीक यहीं पर सीता का दृष्टिकोण एक बैलेंस लेकर आता है, जो समझती हैं कि जरूरत पड़ने पर सामाजिक भलाई के लिए नियम तोड़े या बदले भी जा सकते हैं। यही पुरुष और प्रकृति का वो संतुलन है जिसकी बात लेखक हर जगह कर रहे हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम नियम, आदर्श और राज्य चलाने की बातों को खंगाल रहे हैं तो कहानी के सबसे बड़े खलनायक यानी रावण के किरदार को कैसे छोड़ सकते हैं? उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तीसरी किताब रावण, एनिमी ऑफ आर्यावर्ता में रावण का जो विश्लेषण एपिटमी जर्नल ने किया है वो रोए खड़े कर देने वाला है। बेहद डिटेल में किया है। यहाँ रावण सिर्फ एक दुष्ट या प्रपंची बुराई का प्रतीक नहीं है जैसा आमतौर पर उसे दर्शाया जाता है। वो एक जीनियस है, एक शानदार और क्रूर योद्धा है, और इन सब से ऊपर वो एक बेहतरीन अर्थशास्त्री, मेरा मतलब इकोनॉमिस्ट, एकदम ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट। उसने लंका को सिर्फ अपने बल या डर के दम पर अमीर नहीं बनाया, बल्कि अपनी समझदारी, ट्रेड पॉलिसीज और आर्थिक नीतियों से उसे दुनिया का सबसे संपन्न राज्य बना दिया। रावण का किरदार इस सीरीज में शायद सबसे जटिल, परखने योग्य और मानवीय है। उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया जिसमें अत्यधिक प्रतिभा है, जो समझता है कि पैसा और ताकत ही दुनिया को चलाते हैं, लेकिन वो अपने बनाए जाल, अपनी भावना और अपने अहंकार का शिकार हो जाता है। एपिटोम जर्नल इस एक खास बात पर जोर देता है कि रावण का अपने भाई कुंभकर्ण के प्रति जो गहरा प्रेम है ना, वो उसे पाठकों की नजर में एक आम भावुक इंसान की तरह दर्शाता है। ये सच में एक सॉफ्ट स्पॉट था उसका। बिल्कुल। कुंभकर्ण को अक्सर रावण के नैतिक मार्गदर्शक यानी मॉरल कंपस के रूप में दिखाया गया है। कुंभकर्ण वो अकेला व्यक्ति है जिसे रावण मानता है और सबसे ज्यादा प्यार करता है, भले ही वो उसके आदर्श और नैतिक बातों पर हमेशा अमल ना करें। ये छोटी छोटी डिटेल्स उसे उन पुरानी कथाओं से बिल्कुल अलग करती हैं जहां वो बस एक छुपा राक्षस था, मतलब एक वन डायमेंशनल डीमन। पर एक सवाल जहन में आता है, इतनी ताकत, इतनी ज्यादा समझदारी, एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट होने और लंका को इतना अमीर बनाने के बावजूद रावण का आखिर में पतन क्यों होता है? क्या सिर्फ उसका घमंड इसके पीछे था? इसका सबसे बड़ा कारण उसका अहंकार तो है ही, पर इसके साथ नियति यानी डेस्टिनी का खेल एक बड़ा फैक्टर है। डेस्टिनी, राइट। एपिटोम जर्नल का शोध बताता है कि रावण आहिस्ता आहिस्ता ये मानने लगता है कि वो इनविंसिबल है, उसे कोई नहीं हरा सकता, और यहाँ तक कि देवता और नियति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो कि सबसे बड़ी भूल थी। हाँ, ये घमंड उसे पूरी तरह से नैतिक पतन यानी मॉरल करप्शन की ओर ले जाता है, जहां वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाता है। वहीं इस किताब में नियति वर्सेस फ्री विल का एक बहुत बड़ा और गहरा मुद्दा उठाया गया है। रावण चाहे जितना भी ताकतवर और बुद्धिमान क्यों न हो, वो नियति के चक्रव्यूह के आगे मजबूर है। उसका घमंड और उसकी गलत सोच ही उसके विनाश के रास्ते खोलते हैं। और सबसे दुख भरी या ट्रेजेडी वाली बात यह है कि रावण को आखिर में इस बात का एहसास भी होता है कि उसकी सारी ताकत, सारा पैसा किसी काम का नहीं, अगर नियति में उसका अंत और उसकी हार लिखी है। वाह, ये रियलाइजेशन तो काफी डार्क है। ये रियलाइजेशन उसे एक साधारण और खून खराबा करने वाले विलन की जगह साहित्य के एक ट्रैजिक हीरो जैसा बनाता है। ये किरदारों की ऐसी पार्सिंग है जो किसी को भी पढ़ने पर मजबूर कर दे कि आज का समाज और खासतौर पर आज की युवा पीढ़ी अपनी इन प्राचीन कथाओं और महाकाव्यों के साथ एक नया तार्किक रिश्ता बनाना चाहती है। आज का दौर तर्क यानी लॉजिक, प्रश्न पूछने और विज्ञान का दौर है। बिल्कुल। भले ही हर पाठक लेखक के हर बदलाव या सूडो साइंस वाले एक्सप्लेनेशन से सहमत ना हो, पर ये किताबें और ये नैरेटिव लोगों को सोचने, बहस करने और चर्चा करने पर मजबूर कर रही हैं। ये तो सच है। ये इस बात का भी सबूत है कि हमारी ये प्राचीन कथाएं किसी म्यूजियम में रखी मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि आज भी जिंदा हैं और नए ढंग से सांस ले रही हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका सीधा संबंध हमारी और आपकी आम जिंदगी से भी है।
जो चर्चा किताब में मैस्कुलिन और फेमिनिन गवर्नेंस यानी कानून की पूजा और आज़ादी की प्रैग्मेटिज्म के बीच होती है, क्या वो आज के मॉडर्न समाज में नहीं हो रही? हर रोज हो रही है। आज भी तो हमारी सरकारें और हमारा समाज दिन रात इसी बहस में उलझे हैं कि देश को चलाने के नियम कितने सख्त होने चाहिए और आम लोगों को कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए। एक तरफा सख्ती से समाज कट्टर गन जाता है, ठीक उस तरह जैसे राम के कानून का डर था, और अगर दूसरी तरफ ज्यादा छूट दे दी जाए तो अराजकता यानी केओस फैल सकती है। सही कहा। ये संतुलन बनाना, जिसे सीता प्रैग्मेटिज्म और स्थिति के अनुसार बदलने वाला कानून कहती हैं, शायद आज के समय की और दुनिया भर की डेमोक्रेसीज की सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल। इन कथाओं का मूल अर्थ यही है। वो सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं, बल्कि समाज को और जीवन जीने के तरीके को परखने का एक जरिया है। हर सदी, हर पीढ़ी इन कथाओं को अपने नए नजरिए से देखती है, और अमीश त्रिपाठी की ये सीरीज अपनी सभी खूबियों और खामियों के साथ बस उस सदियों पुरानी चेन का एक नया, आधुनिक और लॉजिकल हिस्सा है। अंत में इस पूरे विश्लेषण को समाप्ते हुए एक ऐसी बात पर ध्यान देते हैं जो अब तक की किसी रिव्यू या चर्चा में सीधे तौर पर सामने नहीं आई, पर जो आगे आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी खबर है। वो फिफ्थ बुक की बात कर रही हैं आप? हाँ, एक YouTube इंटरव्यू के हवाले से ये बात सामने आई है कि लेखक ने इस सीरीज को 4 किताबों पर ख़त्म नहीं किया है, बल्कि एक 5वीं किताब का इशारा दिया है, जो पूरी तरह से उत्तरकांड पर आधारित होगी। ये जानकारी सच में अपने आप में चर्चा का एक बड़ा विषय है। उत्तरकांड प्राचीन कथा का सबसे विवादास्पद, सबसे जज्बाती और दर्दनाक हिस्सा माना जाता है, जहां सीता को अग्नि परीक्षा के बाद भी आम जनता के तानों की वजह से राज्य छोड़कर वनवास में जाना पड़ता है। और ठीक यही वो जगह है जहां सुनने वालों के दिमाग के लिए हम एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जिन किताबों में शुरुआत से ही लॉजिक, विज्ञान और सीता के एक अत्यधिक शक्तिशाली योद्धा और प्रशासक रूप को इतना प्राथमिक रखा गया है, वहां इस सबसे दर्दनाक और विवादित हिस्से को लेखक किस नए तार्किक नजरिए से पेश करेंगे, ये देखना सच में दिलचस्प होगा। जब एक आजाद सोच वाली शक्तिशाली सीता और कानून के पाबंद राम के सामने आम जनता के ताने और अफवाहें आएंगी, तो ये नई आधुनिक कहानी क्या मोड़ लेगी? क्या ये नया लॉजिक और सूडो साइंस इन गहरे जज्बाती और नैतिक सवालों का कोई असरदार जवाब दे पाएंगे, या कहानी भावनाओं के आगे घुटने टेक देगी? इस आखिरी सवाल पर सोचिएगा जरूर। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारी तरफ से बस इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।